Hello everyone and a very good morning. कैसे हैं सब लोग? A very good morning. Hello. Hello everybody. कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? Everybody, कैसा चल रहा है तुम्हारा दिन? कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ते हो कि नहीं? देखो अब टाइम आ गया है जब तुम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए. अर्ली मॉर्निंग. कितने अच्छा एक बात बता दो. चलो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सीढ़ी से गिर गई. ओहो हो. टेक केयर. ध्यान से चलो बच्चों. अभी बीमार नहीं होना है हमें किसी भी तरह से. मस्त चल रहा है मैम. वेरी गुड. अच्छा बताओ मुझे सारे बच्चे जो भी मुझे ज्वाइन किए हो कितने बजे हो तुम लोग सुबह? देखते सबसे जल्दी कौन उठता है हमारी क्लास में. कौन सबसे जल्दी उठता है बताएंगे. अपना टाइम बताइए. चले देखते हैं सबसे जल्दी उठना वाला बच्चा यहाँ पे कौन है. जितना जल्दी उठोगे ना, ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है, चीर बोलते 7 बजे. बेटा 7 बजे तो 8 बजे. ओहो हो, ये क्या चल रहा है? 7 8 तो बच्चों ये जल्दी उठते हो? ये अर्ली मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून में उठ रहे हो तुम लोग हैं? कम से कम सब बच्चों को अब के समय में कम से कम बोल रही हूँ 6:30 बजे तो उठना ही चाहिए. ये 3:30 बजे भी नहीं उठना है. नहीं, रात में उठने नहीं बोला है मैंने, दिन में सुबह उठने बोला है. 6:30 बजे तो उठो बच्चों. ठीक है, ट्राई करो 6:30 बजे. फिर धीरे धीरे उसको 6 बना दो. फिर धीरे धीरे उसे 5:30 बना दो. 8:30 बजे आफ्टरनून में उठते हो यार. अच्छा हाँ, सब बच्चों सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, कल यूट्यूब की क्लास में मैं लाइव तो गई थी पर यूट्यूब की क्लास हो नहीं पाई. क्यों नहीं हो पाई यूट्यूब की क्लास? क्योंकि यूट्यूब की क्लास में कुछ कल टेक्निकल एरर आ गया कि लाइव जाया ही नहीं जा रहा था. कुछ तो इशू था. सो कल कोई टेक्निकल एरर की वजह से वाईटी नहीं हो पाया. ऑल्दो आई वाज लाइव, मैं लाइव थी कुछ समय के लिए. हम ट्राई कर रहे थे कि किसी भी तरह हम लाइव चले जाएं, पर टेक्निकल एरर की वजह से वाईटी पे कल लाइव हो नहीं पाया. पर आज तो होगा 4 बजे 4 PM. तो गेट रेडी फॉर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑन यूट्यूब. चलिए, वेरी गुड. चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जहां हमने कल की क्लास छोड़ी थी. कल की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है बच्चों? आप लोगों ने इतने अच्छे सारी चीजें पढ़ी थी हैं. राइट. तो कल हमने लास्ट ये चीज पढ़ी थी कि ऑडिट प्लान का डिस्क्रिप्शन क्या होता है. सबको पता है ना ये सारा अभी तक? अगर सबको कल की क्लास अच्छे से समझ में आई है तो मुझे एक थम्स अप दे दो, फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे. गुड मॉर्निंग. मैं ठीक हूँ. आई होप कि आप लोग भी ठीक है. मैम आप डेली लाइव आओगे क्या? हाँ जी बेटा, डेली लाइव आएंगे हम. ओके, चलिए. परफेक्ट. तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं. एक बात बताओ, जो आप ऑडिट का प्लान बनाते हो, हम ऑडिट प्लानिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं. जो भी आप ऑडिट का प्लान बनाते हो वो क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज के हिसाब से बनाते हो क्या? बताओ. मतलब पहले आपको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए क्या? मान लो आप किसी भी फलाना एंटिटी की ऑडिट करने चले गए. लेट्स से आप XYZ एंटिटी की ऑडिट करने चले गए, तो XYZ के बिजनेस के बारे में, उनके काम के बारे में कि किस तरह से काम करते हैं, किस तरह का बिजनेस है, उस सब के बारे में पता होना चाहिए क्या ऑडिट का प्लान बनाने से पहले? ऑब्वियसली. गुड मॉर्निंग सुजीत, गुड मॉर्निंग. तो देखो ये तो ऑब्वियस चीज है. सब लोग क्या बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, नहीं तो आप ऑडिट कैसे करोगे? राइट. तो नॉलेज होना जरूरी है क्लाइंट के बिजनेस के बारे में. अब आपके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे. इस पॉइंट्स को मैंने एक मेमोरी टेक्निक से सम अप किया है. कुछ बच्चों को ये मेमोरी टेक्निक पता भी होगा. तो चलिए आइए लिखिए मेरे साथ. आई होप कॉपी पेन के साथ आप लोग बैठे हैं. नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. आपको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करनी चाहिए. तो क्लाइंट के बिजनेस के बारे में क्या नॉलेज ऑब्टेन करें हम? मैम किस तरह की नॉलेज ऑब्टेन करनी है हमें? तो क्या नॉलेज ऑब्टेन करनी है? एक चीज आप याद रखोगे, फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यूज. मैम इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? मैम इस लाइन का मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों. इस लाइन का मतलब कुछ भी नहीं है, पर ये आपकी मेमोरी टेक्निक है ताकि आपको ये पूरा पॉइंट याद हो जाए. तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस मतलब क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज ऑब्टेन करना. अब बिजनेस के बारे में क्या नॉलेज ऑब्टेन करनी है? सबसे पहले क्या आप वहां के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करोगे क्या? बता दो कि किस तरीके से एंटिटी फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है. तो आप इवैल्यूएट करोगे और रिव्यू क्या करोगे? उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली. ठीक है.
पॉलिसीज देखोगे क्या वहां की? मैम पॉलिसीज मतलब आप वहां के अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखोगे क्या? बता दो कि किस तरीके के अकाउंटिंग पॉलिसीज इस एंटिटी ने सेलेक्ट करके अप्लाई कर रखे हैं। क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एफआरएफ से, मतलब आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कंसिस्टेंट है क्या? देखोगे क्या बच्चों? बता दो चलो एवरीबडी। आप वहां की अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब किस तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज इस एंटिटी ने अडॉप्ट कर रखी है, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है क्या ये आपके एफआरएफ के हिसाब से एप्लीकेबल है क्या? बेटा अनुज कौन सा चैप्टर चल रहा है मैडम? ओहो हो बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यूज। तो आप एंटिटी के स्ट्रैटेजीज के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करोगे क्या कि एंटिटीज के क्या स्ट्रैटेजीज है, जिस भी एंटिटी का आप ऑडिट करने गए हो उसके क्या स्ट्रैटेजीज है, उसका लाइफ में मतलब उसकी एंटिटी की लाइफ में उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सी ऐसी रिस्क है, मतलब कौन कौन से ऐसे बिजनेस करने के रिस्क है जिसकी वजह से रिस्क हो सकती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की। हाँ वो देखो कि कौन कौन से बिजनेस रिस्क आ रहे हैं इस एंटिटी पे। हो सकता है कि आपकी एंटिटी लेट से कोई केस में फंसी हुई है, किसी तरह की लिटिगेशन में फंसी हुई है, तो ऐसी बिजनेस रिस्क से क्या रिस्क हो सकती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आप क्या देखोगे एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह के उनका क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, किस तरह के बिजनेस रिस्क आ सकते हैं जिससे वजह से हो सकती है मिसस्टेटमेंट होने की। समझ गए क्या बच्चों? बता दो छोटे छोटे प्यार प्यार बच्चों, बता दो बच्चों, ठीक है? अब इस टू मतलब है आप एंटिटी का नेचर देखोगे। मैडम नेचर मतलब एंटिटी का स्वभाव देखोगे बच्चों। स्वभाव मतलब आप ये देखोगे कि एंटिटी के ऑपरेशंस क्या है, मतलब किस तरीके के काम आपकी एंटिटी करती है, एंटिटी के ओनर्स कौन है, कौन इस एंटिटी के ओनर्स हैं, ठीक है? कौन इसको गवर्न करता है, किस तरह का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, कौन इसे गवर्न करता है एंटिटी को, इनकी ओनरशिप किसके पास है। फिर आप देखोगे किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स ये एंटिटी कर रही है या प्लान कर रही है करने को, ठीक है? एस मतलब आप देखोगे किस तरीके से एंटिटी क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से फाइनेंस्ड है। फाइनेंस मतलब इनको पैसा कहाँ से मिलता है, क्या ये बैंक से लोन लेके काम करते हैं या फिर इनके पास कोई वर्किंग कैपिटल अलग से है, तो कहाँ से पैसा आ रहा है इस एंटिटी के पास। आप फाइनेंस देखोगे कहाँ से फाइनेंस्ड है। फैक्टर देखोगे मतलब कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं जो एंटिटी पे जिनका इफेक्ट आ रहा है। समझ में आ गया? तो आप नॉलेज ऑफ करोगे क्लाइंट के बिजनेस की। तो पूरा का पूरा जो पॉइंट है ना आपका, ये सारा का सारा पॉइंट ने आप यहाँ पे कवर कर दिया है। एवरीबडी अंडरस्टूड? तो बता दो मुझे अब मेमोरी टेक्निक के साथ बता दो किस चीज को रिव्यू करोगे, सारे के सारे एक साथ एकजुट होकर जवाब देंगे। चलिए किस चीज को रिव्यू करोगे बताओ, इवैल्यूएट करोगे, रिव्यू करोगे किस चीज को, एंटिटी की किस चीज को रिव्यू करोगे आप? वेरी वेरी गुड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे बिकॉज ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब क्या पॉलिसीज देखोगे आप कि एंटिटी ने क्या क्या पॉलिसीज, किसकी पॉलिसीज, एंटिटी ने क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रखा है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रखा है। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है क्या और एफआरएफ के हिसाब से कंसिस्टेंट है क्या, आप ये चेक करोगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या आप एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज को देखोगे क्या कि किस तरीके के एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स है, किस तरीके की एंटिटी स्ट्रैटेजी है, क्या ऐसी बिजनेस रिस्क्स है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकती है, आ सकती है मिसस्टेटमेंट होने की। इज टू मतलब नेचर, मतलब इज टू देख लो यहाँ पे, नेचर इज टू, इज मतलब आई मतलब द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द एंटिटी इज मेकिंग और प्लान्स टू मेक, इंक्लूडिंग अगर कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी में ये कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या। स्पेशल पर्पस एंटिटीज क्या होती है, बड़े बड़े कंपनीज की सब्सिडरीज को स्पेशल पर्पस एंटिटीज कहते हैं। एस मतलब किस तरीके से एंटिटी स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से फाइनेंस। ओ मतलब एंटिटी ऑपरेशंस कैसे हैं। ओ मतलब एंटिटी के ओनरशिप कैसी है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है। समझ में आ गया सब लोगों को ये पॉइंट, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस? सब बच्चे बताएंगे एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस मतलब क्या होता है? किसी को भी कोई डाउट है इस पॉइंट पे फटाफट मुझसे पूछ लो। ऑल ओके, ऑल क्लियर? बाकी बच्चे जवाब दे दो बच्चों। हाँ चलिए
वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। आई होप कि ये पूरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब मुझे ये बता दो एक चीज कि स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्ट्रैटेजी बनाना, ऑडिट प्लान बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बता दो। अब मैंने आपको सिखाया कि बेटा स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, प्लान कैसे बनाना है, तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तभी तो मैंने आपको पढ़ाया ना, नहीं तो मैं क्यों बताती? तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैनेजमेंट प्लान बनाएगी तो आपको क्यों सिखाया जाएगा कि प्लान कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? ऑब्वियस है ना। तो ऑडिटर, ये तो इजी है, इस पे पोल लेने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर प्लान बनाता है, ऑडिटर स्ट्रैटेजी बनाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू मतलब आपकी एंगेजमेंट टीम मेंबर। आप तो अकेले ऑडिट पे जाते हो क्या? एक अकेला आदमी, वन मैन आर्मी ऑडिट पे जाता है क्या? नहीं, एक आदमी ऑडिट पे नहीं जाता, पूरी एक टीम जाती है ऑडिट पे। तो आपको अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कितना डायरेक्ट करना है, उनको कितना सुपरवाइज करना है, उनके काम को कितना रिव्यू करना है, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपको अपने टीम मेंबर्स के काम को कितनी डायरेक्शन देनी है, उनके काम की कितनी सुपरविजन करनी है, उनके काम को कितना रिव्यू करना है, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलो हम देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। एक बात बताओ बच्चों, जितना बड़ा एंटिटी का साइज होगा या जितना कॉम्प्लेक्स एंटिटी का काम होगा उतना ज्यादा ही आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा क्या? एंटिटी का साइज बड़ा है, एंटिटी का काम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपने टीम मेंबर्स को। ठीक है, आप ये देखोगे एरिया ऑफ ऑडिट, कौन सा एरिया चेक कर रहा है ऑडिट का। मान लो अगर एरिया कॉम्प्लिकेटेड है तो ज्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा, एरिया ओके है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो ज्यादा डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट चेक हो रहा है वो भी इस पे भी डिपेंड करता है। कि रिस्क है मटीरियल मिस्टेक की। एक बात बताओ, गलतियां होने की रिस्क बहुत ज्यादा है, मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होगा? ज्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा क्या? बता दो। अगर ज्यादा रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, भैया बहुत गलतियां हो सकती है, तो आप ज्यादा क्या करोगे? डायरेक्शन दोगे, ज्यादा सुपरविजन करोगे। फिर आप अपने इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस को भी देखोगे क्या? मतलब अगर आपके टीम मेंबर्स बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है, बहुत ही कैपेबल आदमी है, तो ज्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा क्या? तुम खुद सोचो। हाँ, नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली आप कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस देखोगे अपने इंडिविजुअल टीम मेंबर का। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। तुम हमेशा डायरेक्शन कहां बैठ के देते हो बेटा? कार्स में। तुम्हारे पास बहुत सारी कार्स है, तुम कार्स में बैठते हो और डायरेक्शन देते हो लोगों को, ए भाई तू सुन, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो कार में बैठ के डायरेक्शन, सुपरविजन और काम का रिव्यू करते हो। तो सी मतलब क्या देखोगे? कॉम्पिटेंस देखोगे, कैपेबिलिटी देखोगे, किसकी? आपके इंडिविजुअल टीम मेंबर की। इंडिविजुअल टीम मेंबर के कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस को देखोगे। ओके, ए मतलब क्या है? कौन सा एरिया है ऑडिट का? एरिया ऑफ ऑडिट देखोगे। ओके, आर मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो ज्यादा डायरेक्शन दोगे, वरना उतनी डायरेक्शन देने की जरूरत ना हो। एस मतलब क्या देखोगे? एंटिटी का साइज देखोगे और एंटिटी के काम की कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे। समझ में आ गया क्या बच्चों? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, जवाब दे दो, दे दो, दे दो, शर्माओ मत। तो कार कहां बैठ के डायरेक्शन देते हो तुम? तुम्हारे पास बहुत गाड़ियां बेटा है, नहीं तो हो जाएगी। कार्स में बैठ के डायरेक्शन देते हो, बड़े आदमी हो, सीए बन जाओगे। कार्स तो किसी मतलब कैपेबिलिटी, ए मतलब एरिया ऑफ ऑडिट, आर मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड एस मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट। परफेक्ट, ओके, डन डन डन। ऐसे लेजी मायूस होके क्यों बैठे रहते हो रे? कोई थम्स अप नहीं देना, कोई पार्टिसिपेशन नहीं देना, अरे मैं क्यों जवाब दूं, फलाना दे रहा है ना यार कमेंट सेक्शन में, मुझे क्या लेना है? ऐसा नहीं होता है, जवाब देना चाहिए, एक्टिव रहोगे तुम। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए क्या? लिखना चाहिए? जो जो प्लान तुमने बनाया है उसे डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। हाँ जी, तो ऑडिटर ऑडिट स्ट्रैटेजी को, ऑडिट प्लान को, जो उसने ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई है, जो उसने ऑडिट प्लान बनाया है, उसे डॉक्यूमेंट कर लेगा। अगर उसने कोई चेंजेस किए हैं अपने स्ट्रैटेजी में या ऑडिट प्लान में, ऑडिट के दौरान, ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान उसने अगर अपने कोई स्ट्रैटेजी या प्लान में चेंजेस किए हैं तो ऑडिटर उसे भी डॉक्यूमेंट कर लेगा। मतलब ए और बी तो करेगा ही, सी बोलता है अगर ए और बी में कोई चेंजेस होना तो उसे भी डॉक्यूमेंट कर लेना। समझ में आ गया?
परफेक्ट। अब आपका पॉइंट आया ऑडिट की स्ट्रैटेजी के बाद ऑडिट के प्रोग्राम का। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, आ जाओ। ऑडिट प्रोग्राम, एक बात बताओ बच्चों, तुम ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो, ऑडिट स्ट्रैटेजी में तुम क्या डिसाइड करते हो? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन डिसाइड करते हो ऑडिट का। स्ट्रैटेजी के हिसाब से तुम क्या अपने ऑडिट प्लान को बनाते हो क्या? ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, है ना? सच्ची बात है, हाँ झूठी बात तो नहीं है, राइट? अब ऑडिट प्लान आपने बना लिया कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर को कितना करोगे, किस समय करोगे, किस एक्सटेंट तक करोगे, ये आपने ऑडिट प्लान में डिसाइड कर दिया। तो फिर ये ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब तुम मेजर ऑडिट्स पे जाते हो, जब तुम बिग बिग ऑडिट्स पे जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम टाटा मोटर्स की ऑडिट पे चले गए, टाटा मोटर एक आपका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है और टाटा मोटर्स बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो उसमें कितने सारे प्रोसीजर्स आपको करने हैं, बहुत ढेर सारे ऑडिट प्रोसीजर्स आपको करने हैं, ढेर सारी चीजें आपको चेक करनी है। हर एक ऑडिट प्रोसीजर्स में भी आप बहुत करने हो, काफी चीजें चेक करने वाले हो। तो ऑडिट प्रोग्राम आप कब बनाते हो? जब आप बड़े ऑडिट्स पे जाते हो, जब आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? इट्स अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। मतलब आप लिख लेते हो एक पेपर पेन लेके, एक सीरीज लिख लेते हो कि क्या क्या वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स आपको करने हैं, मतलब क्या क्या चेकिंग आपको करनी है। अगर एक ऑडिट प्रोसीजर भी आपको परफॉर्म करना है तो उस ऑडिट प्रोसीजर में आपको क्या क्या करना है, उस ऑडिट प्रोसीजर को कैसे कैसे आपको करना है। तो इट्स अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। वेरिफिकेशन आप किस चीज का करते हो? ये सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर आप किस पे लगाते हो, किस चीज को चेक करते हो? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हो, कंपनी के बुक्स को चेक करते हो। क्यों चेक करते हो, क्यों वेरिफिकेशन करना है? ताकि आपको क्या मिल सके? ऑडिट के एविडेंसेस मिल सके, ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। इन ऑडिट एविडेंसेस का क्या करोगे? आप इन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर अपना ओपिनियन देते हो। ऑडिटर क्या देता है? अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। समझ में आ गया? तो बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम क्या होते हैं? आइए आइए बताइए बच्चों, आइए आइए। ऑडिट प्रोग्राम एक सीरीज है वेरिफिकेशन प्रोसीजर का, जो किस पे अप्लाई होता है? ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर आप किस पे करते हो? अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अकाउंट्स पे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप ये वेरिफिकेशन लगाते हो। क्यों लगाते हो? ताकि आपको ऑडिट एविडेंस हो सके, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। समझ में आ गया ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओ जवाब दे दो बच्चों, नींदों में मत रहो। पता है मुझे तुम 8:30 बजे उठते हो, पर अभी क्या बज गए? 11 बज गए, नींद से उठना चाहिए ना। ओके, अब कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोग्राम के। एक बात बताओ, एक ऑडिट प्रोग्राम जो आपने बनाया है, क्या वो एक ऑडिट प्रोग्राम सब तरह के बिजनेसेस के लिए प्रैक्टिकल है क्या? मतलब आप एक स्टील कंपनी ऑडिट करने चले गए, आप एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑडिट करने चले गए, आप एक फलाना XYZ कंपनी जो बहुत ही अलग काम करती है, पेंट बनाती है, उस कंपनी को ऑडिट करने चले गए, तो क्या आप सेम ऑडिट प्रोग्राम हर कंपनी में यूज कर सकते हो क्या? नो। सब लोग कह रहे हैं नो, नहीं कर सकते मैम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन तीनों कंपनी का नेचर अलग अलग है, मतलब इन कंपनी के ऑपरेशंस अलग अलग हैं, इन कंपनी के ओनर्स अलग अलग हैं, इन कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग है, तो कंपनी का नेचर अलग अलग है, कंपनी के साइजेस अलग अलग है। हो सकता है स्टील कंपनी बहुत बड़े साइज की हो, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो छोटे साइज की हो। तो कंपनी का नेचर अलग अलग हो सकता है, कंपनी का साइज अलग अलग हो सकता है, कंपनी का कॉम्पोजिशन मतलब अलग अंदर का काम करने का जो कॉम्पोजिशन है, जो अंदर की चीजें हैं, वो अलग हो सकती है। वर्क जो एक बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकता है वो दूसरे के लिए सूटेबल ना हो। मतलब जो काम स्टील कंपनी के लिए सूटेबल है, हो सकता है वो पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वो काम सूटेबल ना हो। समझ में आ रहा है? तो एक ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेसेस के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज ऑफ 4 थिंग्स दैट यू रेड। अभी आपने क्या पढ़ी? नेचर अलग होता है कंपनी का, साइज अलग होता है कंपनी का, कॉम्पोजिशन अलग अलग होते हैं। वर्क विच में बी सूटेबल फॉर वन बिजनेस मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर बिजनेस। ओके, परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है स्टील कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग हो और टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही वीक हो।
तो इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेशंस भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना, हो सकते हैं क्या? एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल एकदम धांसू झकास बिंदास एकदम क्रेजी क्रेजी चल रहा है और दूसरे कंपनी का इंटरनल कंट्रोल एकदम ही बकवास है, तो दोनों का ऑडिट प्रोग्राम अलग अलग होगा क्या? हाँ। ओके, तो आप यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक काम के लिए बेसिकली एक एंटिटी में हो सकता है इंटरनल कंट्रोल का ऑपरेशन, अथवा एक में ना हो। तो एक वन ऑडिट प्रोग्राम मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल द बिजनेस। व्हाई? बिकॉज बिजनेस का साइज अलग अलग होता है, बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है, बिजनेस का कॉम्पोजिशन अलग होता है। वर्क जो एक के लिए सूटेबल हो मे नॉट बी सूटेबल फॉर अदर बिजनेस, तो वर्क मे नॉट बी सूटेबल। ओके, एंड क्या होता है लास्ट, efficiency and operation of internal control। सब कम के इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंसी अलग अलग है, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ेंगे। ये कहा जाता है कि जो आदमी ऑडिट करेगा ना, जो असिस्टेंट ऑडिट करेगा, उसको एनकरेज किया जाता है कि आप ओपन माइंड रखा करें। मतलब तुम ऑडिट करने चले गए, तुम 4-5 लोग ऑडिट करने चले गए, तो तुम्हें एक ऑडिट प्रोग्राम पकड़ा दिया गया कि भैया तेरे को इस हिसाब से ऑडिट करनी है, तो क्या तुम आंख बंद करके इस ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करोगे? क्या अरे इसमें ये लिखा है ना, यही कर लेते हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो असिस्टेंट जो भी ऑडिट करता है ना, उसे एनकरेज किया जाता है कि बेटा खुला दिमाग रख, ओपन दिमाग रख। तो मतलब असिस्टेंट इज एनकरेज्ड इन द जॉब, शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम। मतलब आप प्रोग्राम के बियॉन्ड भी सोचो, आप सिर्फ प्रोग्राम को ही फॉलो मत करो, प्रोग्राम के बियॉन्ड अपना दिमाग भी लगाओ। अगर आपको मतलब ऑडिट जो एंगेजमेंट मेंबर्स होते हैं, मतलब जो भी ऑडिट करते हैं लोग, उन्हें एनकरेज किया जाता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैटर ऑडिट के दौरान पता चले, हो सकता है आप ऑडिट कर रहे थे, कोई चीज की खोजबीन कर रहे थे और आपको बड़े मैटर के बारे में पता चल गया, सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में पता चल गया, तो आप ऐसे मैटर्स को नोट करो और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करो। जो आपके सीनियर्स को, अपने पार्टनर्स को या प्रोप्राइटर वगैरह जो है फर्म का, उसको रिपोर्ट करो। तो असिस्टेंट्स को बोला गया है बेटा दिमाग की बत्ती बंद करके मत जाना ऑडिट्स में, हमेशा आपको एनकरेज किया जाता है कि खुला दिमाग रखो। अगर ऑडिट दौरान आपको बड़ा मैटर पता चलता है तो आप उसको नोट कर लो और अपने सीनियर्स को, पार्टनर्स को, प्रोप्राइटर्स को क्या करो, रिपोर्ट करो, ताकि उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। समझ में आ सकता है क्या एवरीबॉडी? क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया? क्या दिक्कत हो रही है तुमको? कोई दिक्कत हो रही है? किसी को कोई चीज में प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ तक कोई हो सकता है, कई बार क्या हो जाता है, मैं तुमको एक ह्यूमन मेंटालिटी बताती हूँ, स्टूडेंट मेंटालिटी है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, एक हो सकता है बी समझ ना आए, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी डिमोटिवेशन की घड़ी को आने ही मत देना, तुरंत ही सवाल पूछ लेना, ठीक है? ओके, एक मिनट पानी पीने दो। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। क्या ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली रिव्यू करना पड़ेगा मैडम। रिव्यू नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम आउटडेटेड हो जाएगा, है ना? तो क्या करना है, पीरियोडिक रिव्यू करना है ऑडिट प्रोग्राम का। मतलब ये मान स्टील कंपनी की ऑडिट प्रीवियस ईयर 17-18 में भी किए थे, फिर 18-19 में भी किए थे, अब 19-20 में भी किए थे, और अब आप 2020 में भी आप ही ऑडिट करें। तो एक बात बताओ, आप ये जो पिछले साल के ऑडिट प्रोग्राम्स बने हुए हैं, क्या इसे साल बिना रिव्यू आप यूज ले लोगे क्या? बिना रिव्यू किए वो सेम पिछले साल के ऑडिट प्रोग्राम को इस बार भी कर दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या, 1920 से 2020-21 इस समय के बीच में हो सकता है क्या कंपनी ने अपने कोई पॉलिसी चेंज किए हो, कंपनी ने अपने कोई बिजनेस पॉलिसी चेंज किए हो। मान लो आप ऑडिट प्रोग्राम चेंज नहीं करोगे तो आप तो पुराने हिसाब से ऑडिट कर रहे हो, नए पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं चलेगा, ऑडिट प्रोग्राम आउटडेटेड जाएगा। क्या आउटडेटेड प्रोग्राम आपसे काम करोगे? हाँ, 20-21 में आप मैम वॉइस कट रही है बहुत। अब क्या थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, मैं अभी करती हूँ। किस किस को वॉइस ठीक आ रही है वो थम्स अप दे दो, जिसको थोड़ी गड़बड़ आ रही है वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। एक मिनट,
ब्रेकिंग। एक्चुअली आज थोड़ा पान का मौसम है मेरे यहाँ, तो आवाज थोड़ी गड़बड़ आ रही है ना। एक मिनट, अटक रहा है, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट रुकिए, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे। आई होप कि अब प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऑल राइट, चलिए चलिए चलिए, ओके। तो एक बात बताओ बच्चों, आपको ऑडिट प्रोग्राम को टाइम टाइम पे रिव्यू करना पड़ेगा। चलो अब हम देखते हैं। कहता है यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी मेंटेन्ड एंड इम्प्रूव्ड ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम एज ऑल्सो द क्लाइंट्स ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल अंडर पीरियोडिक रिव्यू। आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो बिल्कुल यूजफुल रहे, उसकी यूजफुलनेस को मेंटेन करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम की रिव्यू करनी जरूरी है, ताकि ऑडिट प्रोग्राम में से आप क्या हटा सको, वीकनेसेस है या कोई इनएडिक्वेसीज है उसे हटा सको, राइट। देखो, अगर आप ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करोगे टाइम टाइम पे, तो क्या आप उसमें से वीकनेसेस को हटा पाओगे? क्या कोई इनएडिक्वेसीज होगी, कोई गलत है ऑडिट प्रोग्राम जहां, उसे हटा पाओगे अगर आप क्या करोगे, पीरियोडिकली रिव्यू करोगे, तो इनएडिक्वेसीज को, वीकनेसेस को हटा पाओगे। अच्छा, अगर आप कॉन्स्टेंटली रिव्यू नहीं करोगे ऑडिट प्रोग्राम को, तो हो सकता है क्या बिजनेस की पॉलिसीज में कोई चेंजेस आ जाए और आपको पता ही नहीं रहेगा। यू विल डू दी ऑडिट एज पर दी आउटडेटेड प्रोग्राम। आप आउटडेटेड प्रोग्राम को फॉलो करोगे, तो क्या आप ऑडिट को नेग्लिजेंटली कर रहे हो? क्या अच्छे से नहीं कर रहे हो? क्या एक बात बताओ, बिजनेस पॉलिसी चेंज हो गए और आपने अपने प्रोग्राम को अपडेट किया ही नहीं, आउटडेटेड प्रोग्राम को ही फॉलो किए जा रहे हो, तो आपने ऑडिट कैसे की है? बिल्कुल अच्छी से नहीं की है, नेग्लिजेंटली की है। कल चलकर आपके ऊपर कोई केस कर सकता है क्या कि तूने ऑडिट अच्छे से नहीं की? कर सकता है। तो देखो, कहाँ गया अपना पॉइंट? हाँ, कोई भी आपके अगेंस्ट केस भी ला सकता है कि तुमने ऑडिट को अच्छे से नहीं किया। और अगर आप रिव्यू नहीं करोगे, तो आपका ऑडिट प्रोग्राम क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा और इनफ्लेक्सिबल होगा, बिकॉज यूर आउटडेट, यू विल बी फॉलोइंग एन आउटडेटेड प्रोग्राम। तो ये लिख लीजिए अपने नोटबुक में। रिव्यू करने के क्या फायदे होते हैं? आप वीकनेसेस और इनएडिक्वेसीज को हटा सकते हो। अगर आप रिव्यू नको करोगे, इल्ले करोगे, तो बिजनेस पॉलिसीज में चेंजेस आ जाएंगे और आप को वो चेंजेस के बारे में पता नहीं रहेगा। यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द चेंजेस। यू विल डू द ऑडिट एज पर द आउटडेटेड प्रोग्राम, हेंस द ऑडिट विल डू द audit negligently, and any case of negligence can be brought against the auditor. And if you will not review the audit program will become rigid and outdated, right? समझ आ गया बच्चों? लिख लिया है क्या आप लोगों ने? लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम को क्यों रिव्यू करना चाहिए, तो लिखकर आ जाना, ठीक है। ओके, चलिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तुम लोगों ने जब ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, तो मैंने क्या तुमको ये बोला था क्या कि ऑडिट प्रोग्राम से आपको क्या मिलता है? ऑडिट प्रोग्राम में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो ताकि आपको ऑडिट एविडेंस मिल सके। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिसपे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कहाँ कहाँ से पिक करता है। ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस को कहाँ कहाँ से पिक करता है, मतलब आप प्रोसीजर्स तो लगाते हो ऑडिट के दौरान, किन किन चीजों पे? मान लो आप ऑडिट प्रोग्राम करते हो, मतलब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अकाउंट्स पे लगाते हो ताकि आपको एविडेंस मिले। अब ये पॉइंट बोलता है कि आपको एविडेंस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से ऑडिटर एविडेंस कहाँ कहाँ से पिक करता है। तो देखो, क्या वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा तो उसे एविडेंस मिलेंगे क्या? बताओ। क्या ऑडिटर जब डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेगा, जैसे बुक्स को एग्जामिन कर रहा है, कोई रिकॉर्ड को एग्जामिन कर रहा है, तो हो सकता है उसे एविडेंस मिल जाए। अगर वो कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करे, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब हो सकता है वो कोई कंपनी के एसेट्स को चेक कर रहा हो, कंपनी की इन्वेंट्रीज को फिजिकली चेक कर रहा हो और उसे एविडेंस मिल जाए।
स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट, हो सकता है वो मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा हो, किसी तरह का एक्सप्लेनेशन ले रहा हो ऑफिशियल से, एम्प्लॉय से, और उसे एविडेंस मिल जाए। हो सकता है स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन वो किसी थर्ड पार्टी से ले रहा हो, मतलब क्रेडिटर डेटर से बात कर रहा हो, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले रहा हो और उसे एविडेंस मिल जाए। हो सकता है ऑडिटर को कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन चेक करने में कोई एविडेंस मिल जाए, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने से कोई एविडेंस मिल जाए, अकाउंटिंग डेटा की इंटर रिलेशनशिप को चेक करने से एविडेंस मिल जाए। इंटर रिलेशनशिप मतलब, एक बात बताओ, अगर सेल्स 50,000 यूनिट्स की हुई है तो उतने रॉ मटेरियल्स भी परचेज होने चाहिए क्या? बताओ, अगर आपने इस साल 50,000 के यूनिट्स की सेल की है तो उतने रॉ मटेरियल भी तो परचेजेस होने चाहिए कि 50,000 के यूनिट्स बन जाएं आपके। मान लो सेल्स आप दिखा रहे हो 50,000 यूनिट की, रॉ मटेरियल आपने सिर्फ 15,000 यूनिट्स तक के परचेज किए हैं, तो यहाँ पे कोई इंटर रिलेशनशिप है क्या? गड़बड़ी दिख रही है क्या? गड़बड़ी दिख रही है ना भैया, परचेज तो किए नहीं तो सेल इतना कहां से दिखा रहे हो, राइट? तो गड़बड़ दिखती है यहाँ पे। तो ऑडिटर क्या करेगा, इंटर रिलेशनशिप अकाउंटिंग डेटा का चेक करेगा कि अगर आपने इतना सेल किया है तो आपके कैश में उतना बैलेंस होना चाहिए या आपके डेटर्स में उतना बैलेंस होना चाहिए, तो इंटर रिलेशनशिप चेक करेगा ऑडिटर। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, मतलब हर कंपनी अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ रिकॉर्ड्स को बनाती है, सब्सिडरी रिकॉर्ड्स को बनाती है, तो वो सब ऑडिटर चेक करेगा। मिनट्स, मतलब आपके मैनेजमेंट के, ऑडिट कंपनी, ऑडिट कमेटी के जो भी मीटिंग्स हुए हैं उन सब के मिनट्स को आप चेक करोगे। सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन बाय द क्लाइंट, क्लाइंट ने अगर कोई एक्शन लिया है, मतलब कई बार आप क्या करते हो, मैनेजमेंट को जाके बोलते हो, मैनेजमेंट सुनना, तेरे कंपनी में तो ये सब फ्रॉड रॉड चल रहा है या इतने मिसस्टेटमेंट्स है, तो कई बार आपके क्लाइंट क्या करता है, उन सब पे एक्शन लेता है, तो ऑडिटर वो भी चेक करेगा। उनसे भी एविडेंस मिल सकते हैं कि आपके क्लाइंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, कम से कम आपको 5-6 पॉइंट्स इसके याद रहने चाहिए। तो बहुत ही ईजी है, ये देखो ऐसे लिख लो। आप किस चीज का एग्जामिनेशन करोगे? कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे एसेट वगैरह का, कुछ डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आप किससे ऑब्टेन करोगे? आप मैनेजमेंट से करोगे, थर्ड पार्टी से करोगे, एम्प्लॉइज से करोगे, और किससे करोगे? सॉरी, थर्ड पार्टी नेक्स्ट लेवल में लिख दो, थर्ड पार्टी से करोगे, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज से करोगे, ठीक है। और ये तो 4 पॉइंट्स तो यहीं पे कवर हो गए आपके, ठीक है। फिर आप क्या क्या करोगे? इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करोगे, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट यहाँ पे है तो मैनेजमेंट की मिनट्स को चेक कर लोगे, आप कोई सब्सिडरी मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बने हैं तो उसको चेक करोगे, अकाउंटिंग डेटा के इंटर रिलेशनशिप को चेक करोगे। तो 4 पॉइंट्स तो आपके एग्जामिनेशन से ही आ जाते हैं कि आप क्या क्या एग्जामिन करोगे। फिजिकल डॉक्यूमेंट एग्जामिन करोगे, स्टेटमेंट किससे लोगे? मैनेजमेंट एम्प्लॉय से लोगे, थर्ड पार्टी से लोगे, मैनेजमेंट की और क्या चेक करोगे? मिनट्स को चेक कर लोगे, अकाउंटिंग डेटा के रिलेशनशिप को चेक कर लोगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लोगे। सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? एवरीबॉडी समझ में आता है या नक्को इल्ले करके बैठे हुए रहते हो, या फिर ऐसे हाँ आगे बढ़ो मैम, समझ में आ गया हमें, क्लियर ना? चलो परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। चलो बच्चों, आपने काफी चीजें पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। मतलब ऑडिटर जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा तो किन चीजों को माइंड में रखेगा ऑडिट प्रोग्राम बनाने के समय? मतलब जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे, ऑडिट प्रोग्राम को बना रहे होगे, तो आप किन चीजों को माइंड में रखोगे बनाने के समय? किन चीजों को दिमाग में रखोगे? आओ, इसका मेमोरी टेक्निक भी मैं तुम्हें बताऊंगी, किन चीजों को ध्यान में रखोगे ये देख लो। इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे जब आप अपना ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करोगे। मतलब मैडम, मतलब ये, एक बात बताओ, जैसा भी तुम ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे, क्या आप हमेशा स्कोप में रह के, ऑडिट की लिमिटेशन में रह के ऑडिट प्रोग्राम को बनाओगे क्या? यू विल स्टे विद द स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट किस में रह के, ऑडिट की जो लिमिटेशंस है उसके हिसाब से आप क्या करोगे? ऑडिट प्रोग्राम को बनाओगे। ओके, एक मिनट, यस, ओके। आप ये देखोगे किस तरीके के एविडेंसेस अवेलेबल, बेस्ट एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करोगे क्या? मतलब हो सकता है क्या एक चीज को चेक करने के लिए आपको बहुत सारे एविडेंसेस हो आपके पास, बहुत सारे एविडेंसेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर छोटे एग्जांपल,
मान लो आपको डेटर्स को चेक करना है, तो डेटर्स को आप कैसे चेक करते हो? डेटर की बैलेंस को अगर आपको चेक करना है, ये डेटर का जो बैलेंस, मान लो मिस्टर एक्स है, उसका बैलेंस लिखा हुआ है 50,000 रुपए। अगर आपको इस डेटर के बैलेंस को चेक करना है, क्या आप सिर्फ देखोगे क्या कि इतनी सेल्स हुई है क्या? अगर सेल हुई होगी तो ही तो ये डेटर रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर मान लो आपको डेटर के बैलेंस को चेक करना है, आप सेल ऑब्टेन करोगे, सेल्स चेक करोगे, इनवॉइसेस चेक करोगे, क्या आप प्रॉपर सेल के इनवॉइसेस को चेक करोगे? क्या आप डेटर से कंफर्मेशन भी ऑब्टेन करोगे? क्या डेटर से कंफर्मेशन भी ऑब्टेन करोगे? आप सब्सिक्वेंट कलेक्शन भी देखोगे क्या कि अगर ये डेटर सच्ची में है तो इससे आगे आने वाले महीनों में पैसा आया होगा बैंक स्टेटमेंट में, तो कलेक्शन को भी चेक करोगे क्या? तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेटर का जो बैलेंस है वो करेक्ट है कि नहीं है। मानो मार्च में अगर कोई डेटर दिख रहा है तो उसकी पेमेंट कम से कम अप्रैल में जून कभी तो आई होगी, कलेक्शन कभी तो हुआ होगा। तो ऑडिटर कलेक्शन को देख लेगा, कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेगा, इनवॉइसेस देख लेगा, सेल्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेगा। एक बात बताओ, अगर आपको डेटर के बैलेंस को चेक है तो तरह तरह आप चेक कर सकते हो, तरह तरह से आप एविडेंस ऑब्टेन करते हो कि डेटर का बैलेंस ठीक है कि नहीं। अब इसमें से हो सकता है क्या कि कुछ एविडेंस ऑडिटर को बेस्ट एविडेंस लगे, जैसे सब्सिक्वेंट कलेक्शन। ऑडिटर के हिसाब से ऑडिटर को लगता है यार सेल्स तो गलत रिकॉर्ड हो सकती है, इनवॉइसेस भी गलत ऑब्टेन हो सकते हैं, हो सकता है कंफर्मेशन का जवाब डेटर ने गलत दे दिया, पर अगर सब्सिक्वेंट कलेक्शन हुआ है मतलब सच्ची में सेल हुई है, तो कुछ ऐसे एविडेंस हो सकते हैं क्या जो ऑडिटर को बेस्ट एविडेंस लगे, जिससे ऑडिटर को सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि यार नहीं नहीं सच्ची में डेटर, ये डेटर का बैलेंस ठीक है। तो ऑडिटर जब अपना बना रहा होगा ना, अपना ऑडिट प्रोग्राम बना रहा होगा, तो ऑडिटर देखेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि कौन कौन से एविडेंसेस अवेलेबल हैं और बेस्ट एविडेंसेस कौन से हैं जिससे उसको नेसेसरी सेटिस्फैक्शन मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ऑडिटर देखेगा कितने एविडेंसेस अवेलेबल हैं और उसमें से बेस्ट एविडेंसेस ऑडिटर के हिसाब से कौन से हैं, ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से कौन से ऐसे बेस्ट एविडेंस है जिससे ऑडिटर को क्या मिल रहा है, नेसेसरी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेप तो बहुत ही इजी है, आप सिर्फ वो स्टेप्स अप्लाई करोगे जिससे आपके वेरिफिकेशन पर्पस अकम्प्लिश हो। मतलब ऑडिटर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, यूजलेस स्टेप्स वगैरह मत परफॉर्म करना जिससे आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, सिर्फ यूजफुल स्टेप्स को अप्लाई करना ताकि आप वेरिफिकेशन का जो भी आपका पर्पस है उसे अकम्प्लिश कर सको, उसे अचीव कर सको। तो ओनली अप्लाई यूजफुल स्टेप्स। जितना भी एरर होने के चांसेस हैं उन सबको ध्यान में रखना और सारे के सारे काम को कोऑर्डिनेट करना। तो जब आप ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हो तो इन चीजों को माइंड में रखते हो, दिमाग में रखते हो। तो मेमोरी टेक्निक क्या है? राखी आई मेरे पास, राखी बोली कि मैडम मैं ऑडिट प्रोग्राम बना देती हूँ। मैंने राखी को बोला बेटा तू अभी जूनियर है, नहीं बना पाएगी। तो राखी ने मेरे को क्या बोला, मैं कोई जूनियर वूनियर नहीं हूँ, सी माई सीवी, आप मेरा सीवी देखो, मैं बहुत ही होशियार हूँ। तो मैंने राखी का सीवी देखा और मैंने बोला राखी हो तो कर लोगी, तुम कंस्ट्रक्ट कर लो ऑडिट प्लान। राखी तो कंस्ट्रक्ट एंड ऑडिट, आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे ऑडिट प्लान? राखी ने क्या हुआ था, सी सीवी। तो जब आप ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हो तो किन चीजों को दिमाग में रखते हो, अपनी नोटबुक में लिख लो। जो स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, आप हमेशा स्कोप कैसे करोगे, कौन से एविडेंसेस है जो अवेलेबल है, एंड यू विल डिटरमाइन द बेस्ट एविडेंस जिससे ऑडिटर को सैटिस्फैक्शन मिलती है। और विल कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कहां-कहां गलती होने के चांसेस है ऑडिटर देखेगा, सारे प्रोसीजर को कोऑर्डिनेट करेगा एंड वेरिफिकेशन सिर्फ यूजफुल स्टेप्स अप्लाई करेगा जिससे वेरिफिकेशन के पर्पस को अकम्प्लिश किया जा सके। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? वही सीवी समझ में आ गया बच्चों? Everybody is understanding? अभी ठीक है? Everybody understood? CCV
एक फटाफट से थम्स अप दे दो अगर एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, ये लो। ओके, तो ऑडिटर करेगा सीसीबी, स्कोप में एविडेंसेस को देखेगा, सारे एरर होने की पॉसिबिलिटी को देखेगा, सारे काम को कोऑर्डिनेट करेगा और सिर्फ वही वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाएगा जो यूजफुल हो, जिससे उसके वेरिफिकेशन गोल्स अचीव हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हो। बच्चे समझ गए? चलो परफेक्ट। आज थोड़ा सा इशू है, आई थिंक यू कैन बेयर विद इट, इट्स ओके, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। चलो, अब ये जो पॉइंट है हमारा, डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है? ऑडिट प्रोग्राम को आप कैसे डेवलप करोगे? हमेशा आप ऑडिट प्रोग्राम को रिटन में रखोगे, लिखित रूप में ऑडिट प्रोग्राम को बनाओगे। चलो, ये वाला पॉइंट जो है ना, डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, ये मैं कल की क्लास में ले लेती हूँ। कल की हमारी लास्ट क्लास है ऑडिट प्रोग्राम का डेवलपमेंट और मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट, हम कल की क्लास में ले लेते हैं। आज एक थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो लेट्स कवर डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम एंड आपका जो पॉइंट है मटीरियलिटी का, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल की क्लास के लिए अभी से एनरोल करके रख लो, कल की क्लास ऐसे 3:20 पे होगी। आज शाम की क्लास है 4 बजे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम टुमारो। तो आप मटीरियलिटी का ऐसे 3:20 जो है उसको याद रखें। अच्छा है, ओके? हाँ हाँ, ऐसे कल ऐसे है ना, 3:20 बताया मैंने, कल अपना ऐसे 3:20 अपने डिस्कस करेंगे। जो है प्लानिंग पे ऑलरेडी हम डिस्कस चुके हैं, राइट। और साथ ही साथ सब बच्चों को मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बच्चों, अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना है तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सीए दीपिका। इस कोड को यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन लेने में मिलेंगे डिस्काउंट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो, सीए दीपिका। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। आप जब अकेडमी को सब्सक्राइब करें, यू कैन यूज माय कोड। अगर आपको और बिल्कुल सिस्टमैटिकली मेरे से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ना है, आप अकेडमी मेरे से डिटेल में ऑडिट को पढ़ सकते हो प्लस पे। एंड टू सब्सक्राइब आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो। ठीक है, ऑलराइट। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, आई एग्री टू दैट, बट ये कभी कभी आ जाता है। अब इंटरनेट का तो हम कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी कोई इशू आ जाता है, बट होपफुली नहीं रहता है, कभी कभी आ जाता है कोई इशू। ठीक है, चलिए, दैट इज इट फॉर नाउ। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। सी बाय।